हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज तथागत फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो आज यार इस वाले वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि अभी जो रिमेनिंग 4 महीने हैं इसमें आपको क्या करने चाहिए। तो मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था और मेरे साथ कुछ लोग टेलीग्राम पे जो जुड़े हुए हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनाने को रिक्वेस्ट किया है। और इस टाइम पे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा जायज़ भी है, क्योंकि नीट का डेट ऑलरेडी जो डेट शीट है वो निकल चुका है और उस हिसाब से आपका मई के महीने में जो फर्स्ट संडे है उसमें एग्ज़ाम होने वाला है। 7 मई को आपका नीट 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी अगर आप पूरा टाइम मिला ले तो आपका 4 से 4.5 महीने ही आपके हाथ में बचा है। तो इस टाइम पे यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जायज़ है कि यार अभी क्या करें, मतलब अभी कैसे चीज़ों को फिगर आउट करें, कौन कौन से चीज़ में फोकस देना चाहिए, कौन कौन से चीज़ों में उतना इम्फेसिस अगर ना भी दे तो चल जाएगा, क्या ऐसा चीज़ है जो कि मस्ट डू है, क्या ऐसा चीज़ है जिसमें हमें टाइम ज़्यादा डिवोट करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में होता है। तो आज इस वीडियो पे मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले आता है कि भैया मेरा तो अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है, मैं कैसे क्या चीज़ों को हैंडल करूँ। तो देखो, अगर आपका सिलेबस बचा हुआ है तो जो भी रिमेनिंग सिलेबस है पहले तो उसको फिगर आउट करो कि यार मेरा ये चीज़ें बचा हुआ है। अब तुम प्रीवियस ईयर्स उठा लो, प्रीवियस 32 ईयर्स, कुछ भी नीट का प्रीवियस ईयर्स उठा लो। उसमें देखो कि तुम्हारे जो बचे हुए सिलेबस है उसमें से कौन कौन से पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन चीज़ों का तुम एक लिस्ट बना लो। अब उस लिस्ट के अकॉर्डिंग तुम चलो, लाइक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो उन चैप्टर्स को तुम पहले फोकस से अपना सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करो, राइट। और इसके बाद जो सेकंड होता है जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, तो उन लेस इंपॉर्टेंट को भी तुम सब डिवीज़न कर लो। कैसे सब डिवीज़न करेंगे कि वो जो चैप्टर्स होंगे उनमें कुछ चैप्टर तुम्हें ईजी लगेंगे, कुछ चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट लगेंगे। तो जो तुम्हें ईजी लगते हैं उनको तुम पहले करो, जो डिफिकल्ट लगते हैं उनको तुम थोड़ी बाद में करो। लाइक कुछ चैप्टर होते हैं ना, उनका मतलब नाम सुनते ही हमें लगता है कि यार ये इस चैप्टर से तो कुछ मत पूछो, मतलब इसमें हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। तो ऐसा सीन होता है। और कुछ चैप्टर्स को देख के लगता है हाँ यार हो जाएगा, पढ़ा नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। तो ऐसे जो चैप्टर है जो सेकेंड ग्रुप में मैंने बोला उनको पहले करो। तो ये मेन चीज़ है। अब जिनका यार सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो उनके लिए तो इतना कुछ बोलने वाली यहाँ पे है नहीं। उनके लिए क्या चीज़ है, रिवीजन। तो रिवीजन किस ऑर्डर पे करने, डेफिनेटली सेम प्रायोरिटी ऑर्डर। लाइक जो आपके हाई वेटेज है उनको आपको पहले रिवीजन करने हैं, जो आपके हाई यील्ड टॉपिक है उनको पहले रिवीजन करने हैं, जो आपके थोड़ा लेस यील्ड है उनको बाद में करने हैं। लेकिन अल्टीमेटली चीज़ ये है कि करना सबको है, क्योंकि नीट जैसे एग्जाम में आपको सब कुछ करना होता है, क्योंकि तभी आप एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक आता है कि भैया अभी क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन मतलब क्या एक नया किताब खरीद ले फिर वहाँ से प्रैक्टिस करें, या क्वेश्चन के लिए क्या करें, ऐसे रैंडम सवाल आता है। तो क्वेश्चन के लिए देखो यार, मैं बताऊँगा कि अभी इस टाइम पे कोई नया रिसोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर नया रिसोर्स लोगे तो आपको फिर से पहले से करने का मन करेगा। पहले चैप्टर से आप लास्ट चैप्टर तक करने की कोशिश करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो भैया कहाँ से क्वेश्चन करें फिर? क्वेश्चन करना तो इंपॉर्टेंट है, हाँ। क्वेश्चन आपने ऑलरेडी जो भी किताब या जो भी मॉड्यूल से आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसी से करना है, उसी को दोबारा करना है। क्यों? क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप 1000 किताब को एक बार के लिए करोगे तो वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप एक किताब को 1000 बार कर लो तो आप उसमें मास्टर बन जाते हो। उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप मास्टर बन जाते हो। तो अगर आपका रिसोर्स एक स्टैंडर्ड रिसोर्स है, स्टैंडर्ड एंड प्रिसाइज रिसोर्स है फॉर नीट, देन उसी किताब को आप दोबारा लगा डालो, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ये आपका सेकेंड डाउट था। अच्छा, थर्ड जो डाउट है रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो क्या भैया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने चाहिए? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर करने चाहिए तो कितने साल तक करने चाहिए, कौन कौन से मतलब छोड़ सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर से रिपीट आते हैं। तो देखो, प्रीवियस ईयर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीट एग्जाम में ना बायोलॉजी और केमिस्ट्री अगर आप उठा लो तो उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, वो सबको पता है। और जो नीट के प्रीवियस ईयर्स है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, मोर और लेस। कुछ पुराने साल में थोड़े बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, लेकिन अभी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बन चुका है नीट। तो आपका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से करना है। किस अप्रोच से करना है? लाइक आप एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसे टाइप का आपका एक क्वेश्चन दे रखा है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो 4 ऑप्शन मिल रहे हैं मतलब आपका एक ही ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत है। तो आप क्या करते हो, बस वो सही वाला है ये टिक कर दिया, बस आगे बढ़ गए। तो ऐसे होता है। लेकिन जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब आपको क्या करना है कि बाकी के जो 3 स्टेटमेंट्स हैं उनको भी देखने हैं, उनमें कहाँ गलती है, क्या गलती है, ये देखना है। और अगर ऐसे हो गए कि 5-6 स्टेटमेंट दे रखे, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट,
तो इस टाइप पे ये आपका एक काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल है, ये क्वेश्चन आपका एक स्टडी मटेरियल है। उसको आप एज अ स्टडी मटेरियल कैसे यूज़ कर सकते हो कि आपने उसका जितने भी ऑप्शन सही है वो तो देख लिया, वो आपका एक स्टडी हो गया, उसके साथ साथ जो गलत है वो भी आप देख लिया। तो ऐसे तरीके से आपको यूज़ करने हैं। मतलब आप मान सकते हो कि डिराइव्ड पीवाईक्यू जिसे कहते हैं, मतलब एक जो पीवाईक्यू है उससे और कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि देखो नीट में एनसीईआरटी का जो मतलब दायरा है वो लिमिटेड है, एनसीईआरटी से बहुत बाहर के क्वेश्चन नहीं आते, और एनसीईआरटी के जो लाइंस है उससे क्वेश्चन फ्रेम करने का डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं। लाइक एक जो डाटा है उसको किसी ने मैचिंग में दे दिया, तो मैचिंग में दे दिया मतलब वहाँ पे चारों ऑप्शन से चारों चीज़ों की आपकी स्टडी हो रही है। तो जब आप किसी मैचिंग में पढ़ रहे हो कि अच्छा इसका मैचिंग ये है, तब आप उस टॉपिक को याद करने की कोशिश करो कि अच्छा यहाँ पे ये था तो कैसे मैंने सोचा कि इस वाले का जो मैचिंग ऑप्शन होगा ये यही होगा, कैसे मैंने बाकियों को एलिमिनेट किया। तो इसको ऐसे तरीके से एक हॉलिस्टिक अप्रोच से जब आप चीज़ों को पढ़ने लगोगे तब आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें आप समझने भी लगोगे, और आप खुद क्वेश्चन फ्रेम करने की जो एबिलिटी है वो बिल्ड कर लोगे। और उससे क्या होगा, आप जो डिराइव्ड पीवाईक्यू जो मैं बात कह रहा हूँ तो वो डिराइव्ड पीवाईक्यू आप बनाना सीख जाओगे, और उससे क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। मतलब आप मान के चलो नीट में ना डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीट तो कम ही होते हैं, लेकिन डिराइव्ड पीवाईक्यू बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप मान के चल सकते हो 60 to 70% क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाएगा अगर आप जो भी आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको इस अप्रोच से कर डालो कि हर एक साल का जो क्वेश्चन है उसके चारों जो ऑप्शन है चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया, चारों ऑप्शंस से डिराइव जो पीवाईक्यू बन सकते हैं, जो आप अगर एग्जामिनर होते तो कैसे क्वेश्चन सेट करते, ऐसे तरीके से अगर आप सोच पा रहे हो, अगर मतलब उस सोच से आप आगे बढ़ पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका नीट एग्जाम जो है ना बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। ये वाला अप्रोच मैंने पहले इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आई होप कि आप लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और आई विश कि मैंने और पहले इसको इस्तेमाल कर लिया होता, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और मान के चलो इससे आपको मॉक टेस्ट में भी बेनिफिट मिलेगा, मॉक टेस्ट में भी आप देखोगे इस अप्रोच से जब आप करोगे तो आपका मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि प्रीवियस ईयर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स को कितनी दफ़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 टाइम्स तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट 2 टाइम्स, कैसे 2 टाइम्स, एक टाइम तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ आप चैप्टर वाइज अप्रोच से जा रहे हो, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर रहे हो, उसके साथ साथ ऐसे डिराइव पीवाईक्यू जो मैंने बोला उस तरीके से आप कर रहे हो। दूसरा है आप एक साल का पूरा पेपर उठा लो, लाइक 2020 का पेपर उठा लो, 2021 का पेपर, पूरा का पूरा पेपर, तो पूरा का पूरा पेपर उठा के आप एकदम टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में करो। अब टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में थोड़ा वेरिएशन मैं बोलूँगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम काफ़ी बार देखे हुए होते हैं, काफ़ी बार प्रैक्टिस कर लिया होता है, तो काफ़ी सारों का आंसर रट जाता है। तो इसीलिए इसमें 3 घंटा लेना मतलब बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसमें आपको मैक्सिमम 2.5 घंटे मिल सकते हैं जो जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। हाँ, अगर थोड़ा पुराना साल लाइक 2013 2012 में चले गए तो फिर ठीक है, फिर 3 घंटा ले सकते हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स के 2017 ऑनवर्ड जो भी पेपर है आपको 2.5 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करने हैं, लाइक ए ओरिजिनल एग्जाम। और उसमें आपको जैसे वो एमआर फिल आप वगैरह करते हैं तो वो सब कुछ करना होगा। तो ऐसे तरीके से 2 बार आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने चाहिए। और लास्ट एक जो आता है डाउट, दैट इज़ रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। तो भैया इस टाइम पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चाहिए, पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट देना चाहिए, कितना देना चाहिए, तो बहुत सारे यहाँ पे डाउट होता है। तो देखो यार, यहाँ पे कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होगा। लाइक जिनका ऑन एंड अराउंड 80 to 85% सिलेबस खत्म हो चुका है, उनको मैं बोलूँगा इमीडिएटली शिफ्ट टू द फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे तो आपका एक हैबिट बनेगा, और देखना पार्ट सिलेबस से जब आप फुल सिलेबस में शिफ्ट करोगे तो थोड़ा आपका मार्क्स का डिक्रीमेंट आएगा, ये नेचुरल है। ये इसको देख के इतना घबरा मत जाना, ये नेचुरल है, ठीक है। और जिनका सिलेबस 60 to 65% खत्म है तो उनको मैं बोलूँगा यार थोड़ा वेट कर लो, अभी पार्ट सिलेबस जैसे तैसे करके आप 70 to 80% तक रीच कर जाओ, 70 to 80% सिलेबस खत्म हो जाए तब डेफिनेटली आप फुल सिलेबस टेस्ट देना। अब आता है जो डाउट, दैट इज़ कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो देखो इस टाइम पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मैक्सिमम वीकली 2 भी दे रहे हो, मोर देन इनफ, वीकली 1 भी दे सकते हो। मैं तो इस टाइम पे वीकली 1 ही देता था, इससे ज़्यादा मैं नहीं देता था, बाकी आपकी मर्ज़ी। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट देके जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बोलता हूँ, दैट इज़ एनालिसिस। क्योंकि एनालिसिस अगर ना किया तो वो मॉक टेस्ट पूरा वेस्टेज है, और मॉक टेस्ट एक टूल है जिस टूल को आपको स्मार्टली यूज़ करना है, ठीक है। तो यही मेन कुछ डाउट्स थे जो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया। और यही सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ये अगर आप अगले जो 3-4 महीने हैं, इन 3-4 महीनों में फॉलो कर लोगे अच्छे से, तो आई थिंक आप एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।